हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू आपका अपना चैनल गुरु घंटाल। तो आप सब लोग कैसे हो? जैसा कि आप सभी जानते हो कि गुरु घंटाल टीम आपके लिए नई नई एक्सप्लेनेटरी और हेल्पफुल वीडियोस ला रही है। इन वीडियोस का कंटेंट प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है हमारी कंटेंट टीम के द्वारा। द मोटिव ऑफ गुरु घंटाल इज दैट एवरी वन ऑफ यू कैन गिव योर वाइवा विथ योर बेस्ट परफॉर्मेंस। ओके, तो ये हमारा मोटिव है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और जितना हो सके उतना शेयर करो। इट फील्स गुड टू आवर टीम व्हेन यू सपोर्ट अस। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 क्या है? इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर। समझे आप? इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे 4 साल के करिकुलम में, क्योंकि जनरली जो कंपनीज रहती है वो इसी टॉपिक से क्वेश्चन उठाती है। बट अभी सेकेंड सेमेस्टर में हमको इसका बहुत बेसिक वर्जन है, इसका एडवांस वर्जन जो है हमें आगे वाले कुछ सालों में पढ़ने को मिलेगा। तो हम चालू करते हैं। इंट्रोडक्शन इन डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ डाटा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर कर देना प्रॉपर वे में, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग। तो व्हाट इज़ डाटा स्ट्रक्चर? यानी डाटा को पर्टिकुलर वे में स्ट्रक्चर कर देना, उसे ऑर्गेनाइज कर देना इन कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, व्हाई डू वी नीड डाटा स्ट्रक्चर? और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे जैसे कंप्यूटर यूज़र, इंटरनेट यूज़र्स बढ़ते गए, वैसे वैसे जो डाटा है उसका अमाउंट भी बढ़ता गया। अब डाटा का अमाउंट बढ़ता जा रहा है तो एक दिक्कत आ गई कि हम इस डाटा को एक्सेस कैसे करें, इतने सारे डाटा को स्टोर कैसे करा जाए, एक्सेस कैसे करा जाए। तो यहाँ पे हमें डाटा स्ट्रक्चर की नीड पड़ी। ओके, तो ये थी बेसिक नीड डाटा स्ट्रक्चर की। डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड अस अ मीन्स टू मैनेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एफिशिएंटली फॉर यूजर्स एंड ऑल्सो दे आर द की टू डिज़ाइनिंग एफिशिएंट एल्गोरिदम्स। ओके, तो समझ आया इसकी नीड क्या थी डाटा स्ट्रक्चर की। ओके, तो हम थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिस्ट सम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब डाटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर से आप क्या समझते हो? लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। ओके, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मतलब हर 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 उसका हर वैल्यू का किसी ना किसी वैल्यू से रिलेशन होता है, लीनियर रिलेशन होता है। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं और उसी साइड पे दूसरे होते हैं नॉन लीनियर। तो लीनियर का एग्जांपल क्या है? अरे अरे आप सबको पता ही है, क्यू, स्टैक और लिंक लिस्ट, ये भी कुछ डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनके बारे में हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या है? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो अब नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर तो आप समझ ही गए, जो नॉन लीनियरली अरेंज होते हैं, नॉन लीनियर रिलेशन होता है आपस में, तो होगा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसके दो एग्जांपल है, ग्राफ और ट्रीज। ये दो नई चीज़ें हैं, हम इसे आगे पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ क्या है? लिस्ट सम स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। अब स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और स्टैटिक का अपोजिट क्या होता है? डायनामिक। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? लिस्ट सम स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। तो कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर यानी जिसकी साइज़ फिक्स्ड हो और उसको बार बार मेमोरी एलोकेट नहीं की जा सके, तो वो डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। तो अरे, आप बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हो गए होंगे अरे से, क्योंकि आपको सबको पता है एक बार अरे को मेमोरी एलोकेट कर दी तो नेक्स्ट टाइम आप ना उसे एक्स्ट्रा चीज़ दे सकते हो, मतलब ना वापस एलोकेट कर सकते हो, ज़्यादा मेमोरी एलोकेट कर सकते हो, ना ही कम मेमोरी एलोकेट कर सकते हो। तो ये एक स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है। अब सिक्स क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर? अब डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर यानी जिसकी साइज़ पहले से फिक्स नहीं हो। ओके, मतलब रन टाइम पे आप उसे कितने भी इनपुट दे सकते हो, वो कैपेबल है हर इनपुट को कैप्चर करने के लिए। तो ये इसका एक फ़ायदा है डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर का, कि हमें पहले से स्पेसिफाई नहीं करना होता है कि हमें कितनी मेमोरी लगेगी। जिससे क्या होता है, कभी कभी हमारा मेमोरी लॉस जो हो रहा होता है स्टैटिक में वो बच जाता है, और कभी कभी जो हमारी एरर आ रही होती है एक्स्ट्रा वैल्यूज़ डालने की वजह से, स्पेसिफाइड मेमोरी से हमने एक्स्ट्रा वैल्यू डाल दी तो फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है डायनेमिक का कि वो एक्सेप्ट कर सकता है वैल्यू, क्योंकि जो साइज़ है वो रन टाइम जो साइज़ है उसकी फिक्स नहीं होती है, वो चेंज हो सकती है। तो इसका एग्जांपल है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट के बारे में भी हम देखेंगे। सेवंथ है हाउ डाटा स्ट्रक्चर आर क्लासिफाइड।
तो दो तरीके से क्लासीफाई होते हैं, एक तो प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में क्या होता है, वो डाटा टाइप्स जो सबसे बेसिक है, मतलब यानी सबसे बेसिक डाटा टाइप्स, फ्लोट, कैरेक्टर, इंटीजर। और नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव यानी वो जो प्रिमिटिव की मदद से बने हैं, जैसे अरे हो गया, आपका लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक, क्यू, ये सब क्या है, नॉन प्रिमिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। अब इस क्वेश्चन में एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जितनी डेफिनेशन लिखी है ना, बस उतनी ही बोल देना और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि आप इस टर्म से पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसे सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। याद रखना, मैं सिंपल समझा रहा हूँ, डीप में नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको इस चीज़ की थोड़ी समझ आ सके। तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप मतलब क्या, कि मान लो ऐसे डाटा टाइप जो फंक्शन तो परफॉर्म कर सकते हैं, बट वो ये नहीं बताएंगे कि फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने दो वेरिएबल लिए ए और बी, इंटीजर डाटा टाइप के। मैंने बोला ये एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मैं इन दोनों का फैक्टोरियल भी निकाल सकता हूँ, ये सारे फंक्शन में परफॉर्म कर सकता हूँ, बट मैंने ये नहीं डिस्प्ले किया कि कैसे कर सकता हूँ। बस ये आप समझ गए, ये अपना एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप हो गया। ठीक है, ज़्यादा लोड मत लेना इसका क्वेश्चन का। अगर आपको ज़्यादा समझना हो तो गूगल देवता है ही, उनसे आप समझ सकते हो। तो हम नाइन्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब बिग ओ नोटेशन, मैं सबसे पहले बता दूं, डाटा स्ट्रक्चर में अजम्पटोटिक नोटेशन नाम की एक टर्म होती है। इसमें तीन टाइप के नोटेशन होते हैं, एक तो बिग ओ नोटेशन होता है, एक ओमेगा नोटेशन होता है, और एक आपका थीटा नोटेशन होता है। अब ये नोटेशन का क्या काम होता है, जैसे मान लो कॉम्प्लेक्सिटी, मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या होता है इस, ओके। जैसे मान लो आपने 3 करोड़ साइज की अरे डिक्लेयर करी, ओके। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर सच साइज, बिग साइज अरे, बट मैं एग्जाम्पल के लिए 3 करोड़ की साइज़ की अरे डिक्लेयर कर रहा हूँ। उसके अंदर मुझे एक पर्सन का नाम सर्च करना है जो इंदौर में रहता है, इंदौर में गुमाश्ता नगर में रहता है, और उसका नाम आकाश है। तो मैं सर्च करना चालू करूँगा फर्स्ट पोजीशन से। तो इसके अंदर तीन केस होंगे सर्च के अंदर, या तो मुझे वो पर्सन फर्स्ट पोजीशन में मिल जाए, या फिर बीच में कहीं मिले, या एकदम लास्ट में कहीं मिले। तो मैंने फर्स्ट पे देखा, फर्स्ट पे नहीं है, बीच में आया, बीच में नहीं है, लास्ट में गया, लास्ट में मिला मेरे को पर्सन। तो ये वर्स्ट केस हो गया। ये वर्स्ट केस क्यों हुआ, क्योंकि मेरे को लास्ट वाले पर्सन के लिए पूरी अरे ट्रैवर्स करनी पड़ी, मतलब मेरे को n बार सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा, तब जाके मुझे वो मिला। यदि अगर वो मुझे फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाता तो मेरे को इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। तो वो मेरा बेस्ट केस हो गया फर्स्ट पोजीशन पे मिलना, और लास्ट पोजीशन पे मिलना मेरा हो गया वर्स्ट केस। तो जो नोटेशन है ना, बस ये यही डिस्क्राइब करते हैं ग्राफ के फॉर्म्स में। आप इनकी डेफिनेशन याद कर लेना, ओके। और समझा मैंने आपको दिया ही है कि कॉम्प्लेक्सिटीज, वर्स्ट केस, बेस्ट केस क्या होता है। तो ओ नोटेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बिग ओ नोटेशन और स्मॉल ओ नोटेशन। तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, दोनों में एक ही डेफिनेशन बोलनी है आपको। इट डिस्क्राइब्स द लिमिटिंग बिहेवियर व्हेन इनपुट टेंड्स टू इन्फिनिटी, कॉमनली यूज टू फाइंड द वर्स्ट केस स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बिग ओ नोटेशन जो रहता है ना, वो वर्स्ट केस क्या हो सकता है स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में, उसे फाइंड करने के काम आता है, या उसे एक्सप्रेस करने के काम आता है बिग ओ नोटेशन, ओके। इस लिटिल ओ नोटेशन भी इसकी डेफिनेशन वही रहेगी जो बिग ओ नोटेशन की है। देन ओमेगा नोटेशन क्या होता है, ओमेगा नोटेशन जो होता है ना, वो बेस्ट केस रिप्रेजेंट करता है कि बेस्ट केस क्या हो सकता है। ये नोटेशन ये बताता है कि बेस्ट केस क्या हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। तो ओ नोटेशन का सिंबल तो होता है ये ओ ऑफ एन। ओ ऑफ एन मतलब क्या हुआ, ओ ऑफ एन यानी मेरे को हर एक लास्ट तक ट्रेवर्स करना है, मतलब एन अरे, एन एलिमेंट्स की अरे। तो ओ ऑफ एन यानी एन एलिमेंट्स को सबको सर्च करना है, ठीक है। तो ये ओ का नोटेशन हो गया। मैं आपको थीटा, एक थीटा नोटेशन भी होता है, थीटा नोटेशन तो सिंपल ही हो गया। और ये जो ओमेगा नोटेशन है इसको हम यूज़ करते हैं इससे, ये हो गया मेरा ओमेगा नोटेशन, ठीक है। तो ओमेगा नोटेशन किस काम आता है, ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट करता है, बेस्ट केस रिप्रेजेंट करता है स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में। मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
तो ये हमारा ओमेगा नोटेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। ये ओमेगा नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस्ट केस स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करता है हमारा ओमेगा नोटेशन। सिमिलरली उसके सही होता है एक लिटिल ओमेगा नोटेशन, डेफिनेशन वही लिखनी है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा थीटा नोटेशन क्या होता है? थीटा नोटेशन का रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया था, ओके। अब ये किस काम आता है? ये एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के काम आता है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज थीटा नोटेशन यूज्ड फॉर? इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ फंक्शन। अब स्टैक इज विच टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर? अब मैंने आपको पहले याद है तो पढ़ाया था लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है? स्टैक, अरे, क्यू, ओके, लिंक लिस्ट, ये सब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर अंदर आते हैं। तो स्टैक किस टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है? स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। मैं आपको बताता हूँ कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे बिल्कुल एक कंटेनर जैसा, ओके। कंटेनर में हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, कंटेनर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी रखते हैं हम? 4। तो हमने थर्ड एलिमेंट डाला, देन एट लास्ट ये फोर्थ एलिमेंट हमने डाल दिया। अब मुझे किसी ने बोला कि मुझे इस स्टैक को ट्रैवर्स करना है और वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, तो मैं इसे ट्रैवर्स कैसे करूँगा? अब आपने देखा सबसे लास्ट में वैल्यू कौन सी डली कंटेनर में? फोर्थ वैल्यू। तो सबसे पहले किसे एक्सेस करूँगा मैं? फोर्थ वैल्यू को। तो मैं फोर्थ वैल्यू को बाहर निकालूंगा और प्रिंट करूँगा। अब लास्ट वैल्यू कौन सी हो गई है? अब ये फोर्थ वैल्यू लास्ट वैल्यू नहीं है, अब लास्ट वैल्यू है 3। तो मैं लास्ट वैल्यू को बाहर निकालूंगा 3 को, देन उसे प्रिंट करूँगा। अब मेरी लास्ट वैल्यू क्या हो गई है? 2। अब ये लास्ट वैल्यू मेरी हो गई है 2, तो मैंने 2 को बाहर निकाला और 2 को प्रिंट कर दिया, ओके। अब मेरी लास्ट वैल्यू क्या हो चुकी है? 1। मतलब आपने देखा जो सबसे पहले मैंने वैल्यू एंटर करी थी 1, वो सबसे लास्ट में प्रिंट हुई, यानी सबसे लास्ट में एक्सेस की। तो ये इसका प्रिंसिपल है किसका? स्टैक का, कि जो सबसे लास्ट में एंटर वैल्यू होती है वो सबसे फर्स्ट एक्सेस होती है। तो लीफो मतलब क्या हुआ? लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। तो ये हमारा स्टैक के बारे में हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन, क्यू इज विच टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर? अब क्यू भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। अब क्यू का स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। क्यू को अपन रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल में, जिससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, ओके। मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट एंटर हुआ यहाँ पे, मतलब यहाँ से ये एंट्री पाथ है, ये एंट्री पाथ है, ओके। तो ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से एंटर हुआ तो यहाँ पे रुका, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया। उसके बाद सेकंड एलिमेंट इधर से एंटर हुआ तो जस्ट फर्स्ट एलिमेंट के पीछे रुक गया। थर्ड एलिमेंट आपका यहाँ से एंटर हुआ तो थर्ड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के पीछे रुक गया। एंड फोर्थ एलिमेंट आपका लास्ट में एंटर हुआ है और थर्ड एलिमेंट के पीछे स्टोर हो गया। अब क्यू की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों साइड से ओपन रहता है, ठीक है। तो अब मुझे कोई बोले कि वैल्यूज़ को एक्सेस करना है और वैल्यूज़ प्रिंट भी करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? तो कैसे करूँगा? सबसे पहले ये मेरा एग्ज़िट पाथ है, ये मेरा अगर एंट्री पाथ था तो ये मेरा एग्ज़िट पाथ है, ठीक है। तो ये मेरा एंट्री पाथ है, ये मेरा एग्ज़िट पाथ है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा? 1, क्योंकि मेरी फर्स्ट वैल्यू 1 है तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ से एग्ज़िट करेगी। अब मेरी फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई है? 2, तो मैंने प्रिंट कर दिया 2। अब मेरी फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई है? 3, तो मैंने प्रिंट कर दिया 3। अब मेरी फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई है? 4। तो आपने देखा जो वैल्यू सबसे लास्ट में एंटर की थी वही वैल्यू सबसे लास्ट में प्रिंट हुई। इसी को हम बोलते हैं फीफो पैटर्न, यानी जो फर्स्ट इन, सबसे पहले मैंने 1 वाले एलिमेंट को एंटर किया था और वही सबसे पहले आउट हुआ, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो ये क्यू आपकी इस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ओके। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिंक लिस्ट इज विच टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर? अब लिंक लिस्ट क्या होता है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर होता है, लिंक लिस्ट में हम एक नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक नोड के अंदर जो होते हैं वो 2 पार्ट होते हैं या 3 पार्ट भी हो सकते हैं अगर डबली लिंक लिस्ट है तो। पहला पार्ट स्टोर करता है डाटा और दूसरा पार्ट क्या स्टोर करता है? नेक्स्ट
एलिमेंट का एड्रेस, तो मैं एड्रेस को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। सिमिलरली एक सेकेंड नोड बनाई मैंने, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ओके, और ये मेरा सेकेंड एलिमेंट है। तो सेकेंड वाली नोड का स्ट्रक्चर भी सेम होगा, डाटा और एड्रेस। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट में इसने तो डाटा स्टोर कर लिया, अब ये वाला जो पार्ट है ये इसका एड्रेस स्टोर करेगा, किसका, इस वाली नोड का, क्योंकि हर नोड का अपना एक यूनिक एड्रेस है। तो फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस वाला पार्ट सेकेंड वाली नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। ये अपना काम हो गया, समझ आ गया अपने को। अब एड्रेस स्टोर करने से क्या फ़ायदा हुआ, अगर आपके पास किसी भी चीज़ का एड्रेस स्टोर है तो आप उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, ये आप सबको पता है। तो बस यही है लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर, और इसी तरह से लिंक लिस्ट काम करता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन, अरे इज विच टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, अरे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था, कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। ट्री इज विच टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, अब ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इट कैन बी एम्प्टी विथ नो नोड और विथ वन नोड कॉल्ड एज रूट। अब मैं आपको ट्री के बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्री की नोड्स को हम सर्कल से बनाते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूँ। स्क्वायर से बना सकते हो, ट्रायंगल से बना लो, जिससे बनाना उससे बना लो। तो अब इसमें होता क्या है, जो सबसे पहले नोड बनती है उसे हम कहते हैं रूट नोड, ठीक है। ये आर मेरा बन नहीं रहा है, समझ जाना आपको। ये रूट नोड हो गया फर्स्ट वाली नोड। देन जो इसके पार्ट्स हैं वो कहलाते हैं इसकी चाइल्ड नोड। एक सेकंड में इसे अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। जैसे ये मान लो हमारी एक रूट नोड है, और ये दो उसकी चाइल्ड नोड है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है ट्री का, इसको फर्स्ट नोड भी बोल सकते हैं, रूट नोड भी बोल सकते हैं, ओके। और ये जो दो नोड है ये कहलाती है चाइल्ड नोड, किसकी, इसकी, ओके। अगर ये चाइल्ड है मतलब ये पेरेंट नोड भी कहला सकती है, मतलब रूट नोड भी बोल सकते हो, पेरेंट नोड भी बोल सकते हो, और फर्स्ट नोड भी बोल सकते हो, ओके। और एक चीज़ और बता दूं, ये जो दो चिल्ड्रन है, दो इसके चाइल्ड है, ये आपस में क्या कहलाते हैं, सिबलिंग। मतलब ऐसा तो ये दोनों चाइल्ड है, लेकिन अगर हम बोले कि ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो हो गया सिबलिंग का रिलेशन, ये सिबलिंग का रिलेशन हो गया। तो इतना ही था ट्री डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज कर देते हैं। ग्राफ इज टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ नोड्स एजेस, ठीक है। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, कितनी बार हम ये बताएं कि हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करे जा रहे हैं। मतलब आप एक बार किसी कंसेप्ट को समझ लोगे ना, तो क्वेश्चन फिर उसी कंसेप्ट से बार बार वही चीज़ अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है। इसमें पूछ लिया प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आपको पता है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डाटा इन फ्लोट कैरेक्टर। ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन मतलब क्या होता है, अब ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक अरे बनाई तो हर एक एलिमेंट को विजिट करना ट्रैवर्सिंग कहलाता है। सर्चिंग ऑपरेशन मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को सर्च करना आपके स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं सर्चिंग ऑपरेशन। सॉर्टिंग ऑपरेशन मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने एक अरे डिक्लेयर करी, उसके अंदर एलिमेंट जो है वो रैंडमली स्टोर्ड है, मतलब पहला एलिमेंट 3, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा एलिमेंट 10, चौथा एलिमेंट 0, मतलब ये रैंडमली स्टोर्ड है, कोई ऑर्डर नहीं है इनका। ऑर्डर से मतलब या तो असेंडिंग होना चाहिए या डिसेंडिंग होना चाहिए। तो सॉर्टिंग ऑपरेशन यानी किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट कर देना, उसे हम कहते हैं सॉर्टिंग ऑपरेशन। 24th क्वेश्चन क्या है हमारा, मर्जिंग ऑपरेशन मतलब क्या होता है। मर्ज करना आपको पता है क्या होता है, ऐसे हम बोलते हैं ना, दो वीडियोस को मर्ज कर दिया मैंने, मतलब दो वीडियोस को आपस में जोड़ दिया। तो सेम मर्जिंग ऑपरेशन मतलब क्या होता है, दो अरेज को जोड़ दिया या दो डाटा स्ट्रक्चर को मर्ज कर दिया, इसको हम बोलते हैं मर्जिंग ऑपरेशन। इंसर्टिंग ऑपरेशन बड़े ही बेसिक ऑपरेशन है, ओके। इंसर्टिंग मतलब अरे कुछ भी एलिमेंट इंसर्ट करना, वो इंसर्टिंग ऑपरेशन। अब दूसरा आता है डिलीटिंग ऑपरेशन, मतलब कोई भी एलिमेंट आपके स्ट्रक्चर से डिलीट कर देना, वो हो गया आपका डिलीटिंग ऑपरेशन। सिंपल की वर्ड्स है, इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समझ आ ही जाएंगे। क्रिएटिंग ऑपरेशन यानी क्या हुआ, मतलब इन केस ऑफ लिंक लिस्ट हम बात करें तो नोड
हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो नोड को क्रिएट करना मतलब क्रिएटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना। इट मीन्स टू क्रिएट ए स्पेस फॉर अ पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर, मतलब अगर आपने एक नोड बनाई तो उसके लिए आपको एक मेमोरी भी तो अलोकेट करनी पड़ेगी। तो उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं क्रिएटिंग ऑपरेशन। कोड रिफाइनमेंट मीन्स, देखो लैंग्वेज से पता चलता है, जो वर्ड्स लिखे हैं, रिफाइनमेंट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को छान देना, रिफाइन करना बोलते हैं ना, रिफाइंड ऑयल मतलब। तो कोड रिफाइनमेंट मतलब भी आप रिलेट कर सकते हो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एग्जिस्टिंग कोड विदाउट मेकिंग एनी चेंज टू द बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम। मतलब आप किसी भी फंक्शन को और कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ओके, किसी भी प्रोग्राम को कितने और कम टाइम में उसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आप कम कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं कोड रिफाइनमेंट। बस आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, दैट्स द मेन कंडीशन। व्हाट इज एल्गोरिदम? अब एल्गोरिदम क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट वी डिजाइन टू गेट अ पर्टिकुलर आउटपुट। इट डू नॉट नीड एक्सप्लेनेशन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? इट इज अ कंसेप्ट ऑफ ऊप। ऊप मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये आगे आएगी, हमें C++ में आएगी। जिसने पढ़ रखा उसे पता ही होगा ऊप्स मतलब क्या होता है। It is a concept of OOP which deals with hiding the data and allowing only the essential information to get displayed। आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन बताया था, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप मतलब क्या होता है। बस वही चीज़ लिखी है, इंग्लिश में लिख दिया और क्या। अब आते हैं ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन में। अब O(1) और O(n) क्या है? O क्या है? एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि 3 करोड़ की अरे डिक्लेयर कर दी है और एक आदमी को सर्च करना है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है O(1) और O(n)। तो O(n) मतलब क्या हुआ? जितने एलिमेंट्स की अरे है उसे पूरा एक्सेस करना, ये हो गया O(n)। या फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पता है तो आप उसको पहली बार में जाके कैच कर लोगे कि हाँ ये 5th इंडेक्स पे स्टोर है, तो ये मैंने कैच कर लिया, हाँ यहाँ से मैंने डाटा उठा लिया, 5th इंडेक्स का डाटा उठा लिया। तो O(n) बड़ा होता है कि O(1), तो O(n) बड़ा होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, ये उसका उल्टा स्टेटमेंट दे दिया। नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? O(2n+2) बड़ा है कि O(n)। तो अगर आप O(2n+2) को स्प्लिट करो तो O(n + O(2) मतलब ओके। तो O(n + O(2) बड़ा है कि O(n) बड़ा है, तो जाहिर सी बात है पिछला वाला बड़ा होगा, यानी O(2n+2) बड़ा है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब O(n log n) बड़ा है कि O(n)। अब आप जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए तो घबराना नहीं है, लॉग देख के n की एक वैल्यू रख दो, ठीक है। n की आप वैल्यू रखो 1, तो n log n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इंटू लॉग ऑफ 1 क्या होता है? 0। और O(1) क्या होता है? 1। O(1) बड़ा है कि O(0)? तो जाहिर सी बात है O(1)। दूसरी वैल्यू रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो। तो हर केस में O(n) ही बड़ा आएगा। तो ये गलत लिखा है, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। ओके, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, एक सेकेंड। यहाँ पे आएगा ट्रू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट ट्रू और फॉल्स। O(n log n) बड़ा है कि O(n)? तो देखो O(n) बड़ा है, ये ट्रू है। यही चीज़ पहले भी पूछी थी, बट यहाँ पे आंसर गलत प्रिंट है, तो हमने यहाँ पे सही कर लिया है। तो 36 वाला क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है? स्टेट ट्रू और फॉल्स। O(n)² बड़ा है कि O(n)? अब सोचो, वैल्यूज रख सकते हो, ज़ीरो मत रखना, है ना। ज़ीरो मत रखना, ज़ीरो से कैलकुलेशन बिगड़ती है और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर आप बिल्कुल नहीं पता है आपको क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी, तो आप ज़ीरो तो कभी गलती से ही मत रख लेना। ओके, 1 रख लो, 1 या 2 या 3 कुछ भी रख लो। 1 भी यहाँ पे फॉल्स हो जाए, यहाँ पे गलत
वैल्यू हो जाएगी रखने के लिए, आप ओ ऑफ टू रख लो, ओ ऑफ मतलब एन की जगह आप टू रख लो, तो ओ ऑफ फोर या ओ ऑफ वन, ओ ऑफ फोर या ओ ऑफ टू, तो जाहिर सी बात है ये गलत स्टेटमेंट है। और मैं आपको उसका प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मान लो आपने एक अरे डिक्लेयर करी, ओके, तो उसके अंदर जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट यानी अगर आपने एन क्रॉस एन की अरे डिक्लेयर की है तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, एन क्रॉस एन, ए ऑफ एन, ए ऑफ एन क्रॉस एन। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एन इंटू एन एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा, ट्रेवर्स करना पड़ेगा, एन स्क्वायर एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। वहीं अगर आपने एक अरे डिक्लेयर करी है एन साइज़ की, तो आपको सिर्फ एन एलिमेंट तक पहुँचने के लिए आपको केवल एन अरे को एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओ ऑफ एन स्क्वायर बड़ा है कि ओ ऑफ एन, तो जाहिर सी बात है ओ ऑफ एन स्क्वायर बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, ओ ऑफ टू एन बड़ा है कि ओ ऑफ एन, तो ओ ऑफ टू एन बड़ा है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ओ ऑफ, अब थीटा ऑफ एन बड़ा है कि ओ ऑफ एन, तो ओ ऑफ एन बड़ा है, ओके, ये याद रख लेंगे। थीटा ऑफ वन बड़ा है कि थीटा ऑफ एन, तो जाहिर सी बात है थीटा ऑफ एन ही बड़ा होगा, यहाँ पे डायरेक्ट थीटा थीटा की बात करी जा रही है, तो थीटा ऑफ एन बड़ा है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओ ऑफ लॉग एन बड़ा है कि ओ ऑफ एन, तो ओ ऑफ लॉग एन तो भी बड़ा हो नहीं सकता ना, वैल्यूज रख लो, और लॉग की वैल्यू जो होती है वो छोटा करती है एग्जिस्टिंग वैल्यू को, तो ओ ऑफ लॉग एन जो है वो बड़ा हो ही नहीं सकता। तो बढ़ते हैं 41 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। ओ ऑफ लॉग एन बड़ा है कि ओ ऑफ लॉग एन, लॉग एन का काम क्या है, वैल्यू को छोटा करना, यानी लॉग एन ने ऑलरेडी वैल्यू छोटी कर दी है, अब आप उस छोटी हुई हुई वैल्यू के ऊपर वापस लॉग लगा रहे हो, यानी अब उसको और छोटा कर रहे हो, तो ये स्टेटमेंट सही लिखा है। ओ ऑफ लॉग एन जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू ओ ऑफ लॉग एन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ओ ऑफ एन क्यूब बड़ा है कि ओ ऑफ एन स्क्वायर, आई थिंक आप सब को समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। ओ ऑफ एन क्यूब बड़ा होगा कि ओ ऑफ एन स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है हमेशा ओ ऑफ एन क्यूब ही बड़ा होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, ओके। अब ओ ऑफ टू एन प्लस टू बड़ा है कि ओ ऑफ टू एन माइनस टू, ये भी देखते से बता सकते हो कि ओ ऑफ टू एन प्लस टू ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसका आंसर है ट्रू स्ट्रेट। अब ये कंडीशन है ना, वही चीज़ घुमा फिरा के बार बार एक ही चीज़ पूछे जा रहा है, तो ओ ऑफ एन तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा ओ ऑफ लॉग एन, देन ओ ऑफ वन, ओके, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ये वाला स्टेट आप अब चीज़ें समझ आ रही है ना, तो अब हम थोड़ा फास्ट मूव करेंगे, ओके, क्योंकि हम देख रहे हैं वही चीज़ों को बार बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ज़्यादा सेंस नहीं है टाइम देने का। तो ये 46 वाला क्या हो गया, ये भी वही चीज़, इसका भी आंसर ट्रू है। एन क्यूब सबसे बड़ा ही होगा, एन उससे छोटा और वन से छोटा, ये भी ट्रू। उसके बाद एन माइनस वन बड़ा है, ये भी एन माइनस वन छोटा है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ओके। स्टेट ट्रू और फॉल्स, ओ ऑफ लॉग एन इंटू एन बड़ा है कि ओ ऑफ एन इंटू एन, तो देख लो यार, अब एन स्क्वायर इधर ले लो और एन स्क्वायर का लॉग ले लो, तो जाहिर सी बात है ओ ऑफ एन स्क्वायर ही बड़ा होगा, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओ ऑफ 50। अब हमें इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के नाम होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए कि ओ ऑफ वन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि वन एक कांस्टेंट वैल्यू है, ओके, तो ये इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। ओ ऑफ एन को हम बोलते हैं लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी। अब ओ ऑफ लॉग एन को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी। अब रिकर्शन क्या होता है, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, उसको हम कहते हैं रिकर्शन। हम पढ़ के आए हैं रिकर्शन सेमेस्टर 1 में बहुत अच्छे से, ओके, तो ये रिकर्शन की हमने डेफिनेशन पूछ ली और पूछ लिया कि इस डेफिनेशन, ये किसकी डेफिनेशन, तो हमने बोल दिया रिकर्शन की डेफिनेशन है। अब टाइप्स ऑफ रिकर्शन क्या होते हैं, ट्री रिकर्शन, टेल रिकर्शन और हेड रिकर्शन, ओके, 3 टाइप के रिकर्शन। अब टेल रिकर्शन क्या होता है, the recursion may be optimized away by executing the call in the current stack frame and returning the result rather than creating a new stack frame.
ओके, ये इजी लैंग्वेज लिखी है बहुत, आप सब समझ सकते हो टेल रिकर्शन क्या होता है. व्हाट इज हेड रिकर्शन? इफ अ रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ एंड द रिकर्सिव कॉल इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन, देन इट इज नोन एज हेड रिकर्शन. तो ये आपकी हेड रिकर्शन की डेफिनेशन भी हो गई. देन व्हाट इज ट्री रिकर्शन? A recursive tree is a non-planar labeled rooted tree. Okay, a size and recursive tree is labeled by distinct integers 1, 2 and till n, where the label are strictly increasing at the root. and जाहिर सी बात है लेबल सबसे पहले जो लेबल होगा वो 1 का होगा, देन इंक्रीज होते जाएंगे. ओके, Recursive trees are non-planar, which means that the children of a particular node are not ordered. आप तो बस इसकी डेफिनेशन याद कर लो एंड मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी. ओके, 58 रिकर्शन टेक्स मोर टाइम. जी हाँ, क्या रिकर्शन मोर टाइम लेता है, ज़्यादा टाइम लेता है? तो रिकर्शन कॉल्स जो होते हैं ना वो स्लोअर कॉल्स होते हैं देन इटरेशन, बिकॉज रिकर्शन में होता क्या है, जैसे आपने फंक्शन में रिकर्शन अप्लाई किया, मतलब उस फंक्शन में उसी फंक्शन को कॉल कर लिया, देन उसी फंक्शन को जब तक बेस कंडीशन रीच नहीं होती एक ही कॉल होते जाता है, कॉल होते जाता है. देन जैसे ही बेस कंडीशन रीच हुई तो उसके पहले वाले फंक्शन में आएगा जहाँ से उसे कॉल किया था, फिर उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, देन उस फंक्शन में आएगा जहाँ से उस फंक्शन को कॉल किया था. यानी इट्स बिट स्लोअर देन इटरेशन. ओके, रिकर्शन और इटरेशन हालांकि सेम रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं, लेकिन यूजुअली रिकर्शन जो होता है वो स्लोअर होता है इटरेशन से. लेकिन रिकर्शन का एक फ़ायदा क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन का वो सिंपल हो जाता है. मतलब जो आप इटरेशन से 20 to 25 लाइन्स में रिप्रेजेंट करोगे वो आप रिकर्शन के थ्रू 5 to 6 लाइन में कंप्लीट कर सकते हो. ये रिकर्शन का फ़ायदा है. ओके, 59th वाला क्वेश्चन, इटरेशन टेक्स मोर टाइम एज कम्पेयर टू रिकर्शन. तो अभी हमने समझ लिया रिकर्शन ज़्यादा टाइम लेता है. ओके, अब 60th क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? रिकर्शन इज यूज इन व्हाट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन? रिकर्शन का यूज़ कहाँ पे होता है? रिकर्शन का जो यूज़ है ना वो एक तो स्टैक में होता है और एक ट्री में भी रिकर्शन का यूज़ होता है. आप नोट कर लेना, स्टैक एंड ट्री दोनों में रिकर्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है. ओके, तो हमारी ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो या लाइव चैट में लिख सकते हो. ओके, तो हमारी टीम जल्द से जल्द उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगी. एंड मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. You can follow our channel on Facebook, Instagram as well as YouTube, and can visit our site on gurughantal.godaddysites.com. और आप नोट्स की चिंता मत करो, नोट्स आपको जल्द ही मिलेंगे हमारी साइट पे. ओके, बाय बाय, टेक केयर.